सो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो देखो आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको? हाँ, सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ऐसे ही पढ़ते हैं, वो जूम में लोड ले रहा है। लोड ले रहा था। अच्छा, सो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो आराम से, बहुत इजी है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यूज ऑफ इट्स डेल्टा एच रिएक्शन इज कॉल्ड अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फिर से, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स रिएक्शन एंथैल्पी, डेल्टा आर मतलब रिएक्शन एंथैल्पी, इज कॉल्ड द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो उसको ही हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखते हैं, देखो मतलब ये एक इक्वेशन गिवन है और उसकी डेल्टा एच आर रिएक्शन एंथैल्पी गिवन है यार, माइनस हो गया प्लस, ऐसे अगर गिवन होगा तो तुम क्या बोल दोगे? इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल दोगे। सिंपल, डन। एक इक्वेशन गिवन है, केमिकल इक्वेशन, उसमें डेल्टा एच रिएक्शन गिवन है, वो पॉजिटिव होगी तो सिस्टम में जा रही है हीट, नहीं सॉरी, हाँ करेक्ट, ओके, सिस्टम में जा रही है, तो सिस्टम में जा रही है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और नेगेटिव हुई तो एक्सोथर्मिक हो गई, सिस्टम में से बाहर जा रही है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये ऐसे लिखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो था ही, हीट भी अंदर डाल दी, मतलब हीट भी, थर्म मतलब हीट, तो वही वो भी बता दिया कि हीट डालनी है या ले लेनी है, तो वो हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सिंपल, ओके। सो वी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट अलोंग विद द एलोट्रोपिक स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन एन इक्वेशन। तो हम फिजिकल स्टेट भी डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये है हमारा क्या, इथेनॉल है, देन ऑक्सीजन, वो लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर से इथेनॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और पानी भी बन जाएगा। ओके, तो बहुत सारा इथेनॉल है और बहुत सारा ऑक्सीजन भी है, और ऐसे ही पड़ा रहा तो वहां से CO2 बनता जाएगा और फिर देखेंगे कहाँ गया मेरा इथेनॉल, तो वो तो पानी है। ओके, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ओके, और उसमें माइनस मतलब क्या? एक्सोथर्मिक, ये इतनी रिएक्शन मतलब इतनी हीट निकल रही है। तो कांच के ग्लास में अगर इथेनॉल भर के रखा हुआ होगा तो बाद में आओगे तो वो तो पानी हो गया है और कांच का ग्लास शायद टूट भी गया हो, हीट जनरेशन होती है उसकी वजह से। ओके, लाइक दैट। The above equation describes the combustion of liquid ethanol at constant temperature and pressure. The negative sign of enthalpy change indicates that this is an exothermic reaction. Yes, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। It would be necessary to remember the following conventions regarding the thermochemical equation. So thermochemical equation में ये convention हम यूज कर रहे हैं। ये convention मतलब क्या कि ऐसे ही लेना है, लाइक दैट। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, तो एक कन्वेंशन है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये तो सब लोग यूज करते आ रहे हैं, तो हम भी वैसे यूज करते आ रहे हैं। तुम उल्टा भी यूज कर सकते हो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, लेकिन फिर पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आए तो वैसा लेना, तो तुम्हारे आंसर सही आएंगे। ओके, वो कर सकते हैं हम। सो ये कन्वेंशन लेने हैं हम। The coefficient in a balanced thermochemical equation refers to the number of moles, okay, never molecules of reactant and products involved in the reaction. तो ये क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स नहीं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, जो ABCD अभी हम देख रहे थे, वो क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई इतने मोल्स हाइड्रोजन लेंगे, इतने मोल्स ऑक्सीजन लेंगे और इतने मोल और से 1 मोल H2O बनेगा। तो वो जो आगे लिखा हुआ होता है कोएफिशिएंट, वो क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। मतलब के ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ऐसा नहीं, 2 मोल्स लेने हैं। मॉलिक्यूल्स और मोल में डिफरेंट है। ओके भाई, ऑक्सीजन एक एटॉम, दूसरा ऑक्सीजन एटॉम, और दोनों इकट्ठा हो गए तो ये बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। फिर वैसा ही यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटॉम, दोनों इकट्ठा हो गए, वो भी बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो मेरे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ये एक
और ये 2, तो इसको बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब उसके मॉलिक्यूलर मास जितना ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन गैस जो हम बोल रहे हैं O2, उसका कितना होगा 32। तो 1 मोल अगर मैं बोल दूं, 1 मोल ऑफ O2 तो वो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो अगर मैं 2 मोल बोल दूं तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम। तो ये दोनों अलग हो गए ना, कहीं पर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 की बात कर रहा हूं और कहीं पर मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन लेने की बात कर रहा हूं, दोनों अलग है। लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन में ये क्या शो कर रहे हैं, मोल्स नॉट मॉलिक्यूल्स। डन, पक्का, ओके चलो, तो वो मोल्स शो कर रहे हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा H रिएक्टेंट और से रिएक्शन refers to the number of moles of substances specified by an equation। फिर से ये तो वही चीज हो गई सर, हाँ वही चीज हो गई, अलग वे में कह रहे हैं। The numerical value of delta HR refers to the, देखो ऐसा लगेगा सेम जैसा ही तो है सर, ऐसा ही लगेगा, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। The numerical value of delta HR मतलब जो भी डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी जो भी गिवन होगी, प्लस होगी माइनस होगी, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक व्हाटएवर, refers to the number of moles of a substance specified by an equation। मतलब वही चीज हो गई, ये जो ABCD आगे हम कोएफिशिएंट लिख रहे हैं उसके साथ कनेक्टेड है, रेफर्स टू डेल्टा H। हम बोलेंगे सर आगे वाला कोएफिशिएंट है तो अंडरस्टूड कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन डेल्टा H के साथ उसका क्या लेना देना, लेना देना है। कैसे, देखो बताता हूँ। ओके, इन्होंने बताया हो तो, नहीं तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, लेकिन पहले सेंटेंस तो कंप्लीट कर ले। तो क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा HR विल हैव यूनिट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज उसका क्या हो जाएगा किलोजूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए इतने किलोजूल हीट। डन, ओके, तो ये उसका मीनिंग हुआ। टू इल्यूस्ट्रेट, हाँ गिवन है, चलो सो कंसेप्ट गिवन है, इल्यूस्ट्रेट कर रहे हैं वही कंसेप्ट को, दूसरे कंसेप्ट को। पहले कंसेप्ट में क्या बोला, देखो यहाँ गिवन है, इसी में दोनों कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो ये हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है या नहीं, पहली बात ये बताओ। इतना, ये इतना है, ये हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, देख के बताओ। नहीं है, नहीं है, है या नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ इक्वेशन तो गिवन है, रिएक्शन एंथैल्पी कहाँ है, वो होना चाहिए। वही तो हमने डेफिनेशन पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का जो पहला थियरी का स्टार्टिंग था उसी में तो था कि इक्वेशन होना चाहिए एट द सेम टाइम रिएक्शन एंथैल्पी गिवन होनी चाहिए प्लस और माइनस, वो तो गिवन नहीं है, तो उतना गिवन है तो उसको बोलेंगे नहीं। अच्छा चलो, फ्रॉम द टेबल 5.2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब की हमें मिल गई। वो जो अभी हमने टेबल देखा था जिसमें कार्बन की 0, हाइड्रोजन की 0, ऑक्सीजन की 0 ऐसा था, उसमें ये सब की गिवन है, तो भाई निकाल लो। कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो कितनी है -285.83। ये क्यों निकाली, इसमें H2O है इसलिए निकाली, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 की है -824.2, टेबल में से ये क्यों निकाली, यहाँ है इसलिए निकाली। ओके, टेबल में से निकाली, टेबल में हमें गिवन होगी इन दशों, ओके हमें गिवन होगी। अच्छा देन और क्या क्या है, H2 तो H2 की निकाल लो, और F ये क्या हुआ, Fe तो Fe की निकालो, मेरे से ही हुआ है। सो फ्रॉम द टेबल हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब देखो H2 की कितनी होगी, यहाँ लिखी नहीं है, कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए नहीं लिखी। ओके क्यों, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड होता है, गैसियस फॉर्म में ही होता है, और H2 के लिखी हुई है। Fe की भी नहीं लिखी, क्यों, वो भी एलिमेंटल क्या होता है, लोहा है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है ना, तो सॉलिड ही है। ओके चलो, सो सारी गिवन है हमारी, ये रही देखो, Fe की 0 एंड H2 की भी 0 एज पर दी कन्वेंशन। देन अब ये 0 है, ये कितने स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता कि ये 0 क्यों ले लिया। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो हम ऐसे गिनते रहते हैं, अरे ये 2 वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, अरे गिवन नहीं है, नहीं वो स्टैंडर्ड है तो उसका 0 ले लेना है। अंडरस्टूड, ओके। सो डेल्टा H फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, देखो पहले क्या है फॉर्मूला प्रोडक्ट का,
माइनस रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का है, उसमें ए बी के कोएफिशिएंट देखने हैं। तो ये है 2 मोल्स, 3 मोल्स, 3 मोल्स, 1 मोल, लाइक दैट। मोल्स है वो, नॉट मॉलिक्यूल। तो पहला तो हमारा रूल कन्वेंशन क्या बोल रहा था थर्मोकेमिकल रिएक्शन का और थर्मोकेमिकल इक्वेशन का, कि ये जो गिवन है कोएफिशिएंट वो मोल्स है, नॉट मॉलिक्यूल्स। तो वो तो पता चल गया, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, मॉलिक्यूल नहीं है, उतना तो पता चल गया। अब दूसरे में क्या बोल रहे थे, जो अभी हमने दूसरा रीड किया वो कि डेल्टा एच आर जो है, रिएक्शन एंथैल्पी जो है, वो भी ये नंबर ऑफ मोल्स से रेफर कर रही है, मतलब के कनेक्टेड है। तो फिर बात तो वापस वही बोल दिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन कहने का मीनिंग अलग है उनका। क्या मीनिंग अलग है कि ये जो डेल्टा एच है वो भी डिपेंड कर रही है इनके ऊपर। वो कैसे डिपेंड कर रही है देखो, अभी पता चलेगा। ये हमने डेल्टा एच निकाल लिया, 3 फिर H2O का 285 जो भी है वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 2, वो नहीं लिखा लेकिन हम लिखेंगे, प्लस 2 इंटू Fe का कितना है 0, तो वो 0 हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा है, माइनस 3 इंटू H2 का 0, तो उसको भी नहीं लिखा, एंड माइनस में 1, ओके। सो Fe2O3 का, तो 1 इंटू से Fe2O3। अब हम बोल देंगे सर 1 इंटू Fe2O3 भी सॉलिड होता है, उसकी क्यों ली, Fe की नहीं ली? तो वो कंपाउंड है, एलिमेंट की बात चल रही है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल की बात चल रही है, सबको नहीं ले सकते। मैंने ऐसे बोल दिया था कि H2O भी लिक्विड होगा तो उसका 0 ले लेंगे, नहीं, H2O का 0 नहीं लेंगे, वो तो पूरा कंपाउंड है, ओके। कंपाउंड का नहीं, एलिमेंट का, से H2 है तो 0 ले सकते हैं, O2 है 0 ले सकते हैं, H2O का 0 नहीं ले सकते। डन, ओके। तो आयन का अकेले का होगा Fe का तो 0 ले सकते हैं जो हमने लिया है, ऑक्सीजन का अकेले का होगा वो भी 0 ले सकते हैं, लेकिन Fe2O3 का 0 ले सकते नहीं है, भले ही वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉलिड में हो, यहाँ सॉलिड में गिवन है, फिर भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड है। किस किस का 0 ले सकते हैं हम? एलिमेंट्स का, मतलब एक एटॉम का, या उसके मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का मतलब से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2, और ऑक्सीजन का एटॉम मतलब O, हाइड्रोजन का एटॉम मतलब H। डन, उसका 0 ले सकते हैं, सिंपल है ना, ओके। तो वही चीज है। अब सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया माइनस में। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ना? नहीं है, माइनस में आंसर आया। माइनस में आंसर आया मतलब क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, नोट दैट द कोएफिशिएंट यूज्ड इन दिस कैलकुलेशंस आर प्योर नंबर्स। इसमें जो भी कैलकुलेशंस हुई है ये सारे प्योर नंबर्स है। मतलब प्योर नंबर्स मतलब वो हाफ और वैसा सब कुछ नहीं है, 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली 1 3 2 3 कोएफिशिएंट सिंपल है, तो 1 3 2 3 ऐसे ही है, which are equal to the respective stoichiometric coefficient. The unit for delta H is kilojoule per mole, which means, ये सब क्यों बोला है? Once we balance the chemical equation in a particular way as above, this defines the mole of reaction. ठीक है, if we had balanced chemical equation differently, for example, अच्छा चलो बैलेंस केमिकल ही इक्वेशन ले रहे हैं लेकिन डिफरेंटली ले रहे हैं। कैसे डिफरेंटली? देखो ये बैलेंस था क्या? देखो Fe2 2 O3 3 H6 6 बैलेंस था। ये बैलेंस है क्या? देखो अलग वे में लिखा हुआ है। देखो ये 2 और 1/2 कट हो गया तो 1 है Fe, 1 है Fe। 3/2 ऑक्सीजन, 3/2 ऑक्सीजन। ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट तो 3 हाइड्रोजन, तो ये भी 2 यहां आएगा, 2 2 कट होगा 3 हाइड्रोजन। बैलेंस है ये भी बैलेंस था, ये भी बैलेंस है, लेकिन डेल्टा H जितना यहां था उतना यहां नहीं रहेगा। ऑब्वियसली नहीं रहेगा ना। अगर मैं 1 मोल और 3 मोल ले रहा हूं तब जो मुझे मिल रहा है वो 33 है, तो मैं 1 नहीं ले रहा हूं, आधा ले रहा हूं, 3 नहीं ले रहा हूं, उसका भी आधा ले रहा हूं, तो फिर वो आधा ही मिलेगा। सिंपल है। इसके लिए वो सेकंड कन्वेंशन है कि डेल्टा H रिएक्शन जो था वो कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो 2 नंबर का पढ़ रहे थे हम, वो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा H रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वो कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन।
समझ में आया? तो पहला एक कन्वेंशन क्या पढ़ा हमने कि ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, मोल्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। और दूसरा क्या पढ़ा कि डेल्टा एच रिएक्शन की जो है वो ये कोएफिशिएंट के साथ कनेक्टेड है और रेफर कर रही है। उसका मीनिंग कि जो कोएफिशिएंट जिस तरह से लिए हुए होंगे उस तरह से ही डेल्टा एच मिलेगा। अगर तुमने कोएफिशिएंट चेंज कर दिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, तो तुम्हारी एंथैल्पी भी बढ़ेगी या कम होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मैंने ज्यादा लिया और यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मैं अगर ये ज्यादा ले रहा हूं 1 की जगह 5 मोल ऑफ Fe2O3 ले रहा हूं, यहाँ पे 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ज्यादा ही प्रोड्यूस होगी। 33 की बजाय 33.33 इंटू 5, इसको मैंने 5 कर दिया, तो इंटू 5 वाला इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और से डेल्टा एच इतना ज्यादा होगा। तो हो गया ना डेल्टा एच उसके रिलेटेड, अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज बताई गई है। सो देखो, देन दिस अमाउंट ऑफ रिएक्शन वुड बी 1 मोल ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा एच वुड बी, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 33 का आधा, दैट इज 66.6 किलो जूल पर मोल। अब ये सारी वैल्यू फिर से पुट करते हैं, 3/2, फिर वापस जो डेल्टा एच था वो सारी वैल्यू पुट की, लेकिन कोएफिशिएंट सबके चेंज हो गए। तो चेंज कोएफिशिएंट के साथ अगर हमने देखा तो ये वैल्यू है, अंडरस्टूड? ओके, तो देखो आधी वैल्यू आ गई, क्यों? क्योंकि सबके आधे आधे मोल्स लिए थे तो आधी वैल्यू आएगी, डबल डबल लिए होते तो डबल वैल्यू आती, अंडरस्टूड? ओके, एंड देन इट शोज दैट द एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ये क्या है भाई एक्सटेंसिव क्वांटिटी मतलब? है अभी पढ़े थे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और मैंने बोला था कि नाम से ही याद रह जाएगा, जैसे मैंने याद रखा था। नाम देखो उसको, नाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने बोला था नाम से ही याद रह जाएगा। क्या था? हाँ, मास के ऊपर, यस। तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ऐसा बोला था ना, इंटेंसिव मतलब इन बोला था ना, साथ में सेम जैसा आ रहा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई एक एग्जांपल बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, जल्दी निर्भय बोलो। एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है? नहीं, तो तुम्हारा मास बढ़ जाएगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो, टेम्परेचर बोलो, प्रेशर बोलो, वो सब काम मास के ऊपर डिपेंडेंट है। डेंसिटी बोलो, ग्रेविटी बोल सकते हैं, यस, मास से इंडिपेंडेंट है। ओके ओके, हाँ। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई एग्जांपल? फोर्स, हाँ, यस, डिपेंडेंट ऑन मास। ये सब कुछ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, डेंसिटी इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से इंडिपेंडेंट है, बताया था। ये तो एक ट्रिकी है कि तुम वाटर एक बकेट में लो या एक पूरा टैंकर भर के लो, वाटर की डेंसिटी तो 1000 ही होगी kg पर मीटर क्यूब में ले तो। ओके, कितना भी लो तुम, छोटा सा लो या बहुत ज्यादा वाटर ले लो, डेंसिटी तो क्यों? क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है। छोटा सा लोगे तो नीचे वॉल्यूम भी कम आएगा, बड़ा सा लोगे तो नीचे वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा, तो वो वही रहने वाला है। तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर मोल्स चेंज कर रहे हैं, मोल्स अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी एंथैल्पी जो है वो भी चेंज हो जा रही है। मतलब ये बताता है कि ये क्या है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो चेंज हो जा रही है ना। अगर हम मोल्स चेंज कर दे तो चेंज हो जा रही है, मतलब मास के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये दो थे। एंड थर्ड वन, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड, ये तो बहुत सिंपल है। व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड मतलब उल्टा हो जाए, जैसे H2O2 मिलके H2O बनता है, तो उल्टा कर देंगे तो H2O टूट के क्या बन जाएगा, H2O2।
मतलब मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे थे। हाँ ठीक है, ओके। जैसे अभी CO3 का किया था, वो डीकम्पोजिशन बोल रहा था। ओके, सो N2H2 वो इकट्ठा होके क्या बने, एमोनिया। N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन इकट्ठा होके बन गया एमोनिया, और उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है, -91.8। मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, माइनस है तो एक्सोथर्मिक। तो N2H2 इकट्ठा होके जब भी एमोनिया बने तो वो गर्म गर्म लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा और N2H2 हो जाएंगे, तो सिंपली जो वैल्यू है वो माइनस होगी तो प्लस कर दो, प्लस होगी तो माइनस कर दो। वो माइनस थी तो डायरेक्टली हम लिख देंगे प्लस 91.8 किलो जूल पर मोल। अगर वो एंडोथर्मिक होती तो वो एक्सोथर्मिक बन जाती, रिवर्स होगी तब। और अगर वो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक थी तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक हो जाएगी, फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक थी तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक हो जाएगी। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी एंथैल्पी, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पूरा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड? ये पूरा थर्मोकेमिकल आया है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन था। ओके, दैट्स इट।